हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का लेकर के आया हूं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था और टॉपिक वाइज प्रश्न करने वाले हैं। और आज हम लोग भारत का संवैधानिक विकास करेंगे और संविधान करेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन डेली करेंगे। ऐसे आपका क्या होगा, रिवीजन होता रहेगा और आपको यह भी एहसास होगा कि आपने जितना भी पढ़ाई किया है क्या वास्तव में यूपीएसआई के लायक हुआ है कि नहीं, क्या प्रश्न फंस रहे हैं कि नहीं जो पढ़े हैं। तो पहला प्रश्न है, यहाँ देखिए छूट गया है, भारत के लिए है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, भारत। भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी एम.एन. राय। तो यहाँ पर जो आंसर है, सही आंसर क्या हो जाएगा, एम.एन. राय। ठीक है ना। देखिए, संविधान सभा का जो विचार आया है वैसे तो महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है ना, लेकिन उनसे भी पहले बीजी तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में किया था। लेकिन वो जो था किसी मतलब ये एम.एन. राय क्यों आंसर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें एम.एन. राय है, महात्मा गांधी नहीं है। ठीक है, एम.एन. राय ने 1934 के अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग की थी और अपने कांग्रेस में संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रकट किया था। जो कि मतलब क्या होता है कि लिखित रूप से कह सकते हैं या फिर पूर्ण रूप से, तो एम.एन. राय ने 1934 में, कब, 1934 में संविधान सभा का पहली बार मांग किया था। लेकिन मैंने कहा कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की थी। किसकी मांग की थी, संविधान की। और कभी पूछ दे कि किस विधेयक से, तो आपको याद रखना है स्वराज विधेयक। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, स्वराज विधेयक के माध्यम से इन्होंने संविधान की मांग की थी 1895 में। महात्मा गांधी ने भी 1924 में, आई थिंक 1924 ही है, 1924 में, या हो सकता है डेट इधर उधर हो जाए, लेकिन महात्मा गांधी ने भी सर्वप्रथम क्या मांगा था, संविधान सभा की बात कही थी। ठीक है ना, मांग करने की बात कही थी। और 1934 में वह जा करके पूर्ण रूप से एम.एन. राय ने इस बात को रखा कि वास्तव में भारत के लिए एक संविधान सभा होना जरूरी है। तो वो विचार एम.एन. राय ने प्रकट किया था। तो आंसर यहाँ पर एम.एन. राय हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, आपको पता है कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था हमारा कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। किसके तहत, कैबिनेट मिशन। ठीक है ना, ये सभी को पता होगा और मैं इसलिए रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये 24 मार्च कब हुआ था, 24 मार्च 1946। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे मेरे भाई, 3 सदस्य थे। थोड़ा रिवीजन चलता रहेगा आपका। 3 सदस्य में मैं लिखूंगा नहीं, बस केवल नाम रखिएगा कि इसमें जो अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस थे, जो मुझे याद है, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। ये 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स, एक और थे जो याद नहीं आ रहा है, आई थिंक अलेक्जेंडर थे। ठीक है ना, तो ये 3 व्यक्ति थे और कैबिनेट मिशन का क्या हुआ, भारत में आगमन होता है और इसी के तहत संविधान सभा का गठन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीनों नाम हमने आपको बता दिया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में है या नहीं है, क्या लिख रहा है। ठीक है, नहीं तो प्रश्न गलती हो जाएगा। तो देखिए, दूसरा नाम क्या होता है, संसदीय स्वरूप क्या होता है, जहां पर संसद उच्च सदन और निम्न सदन के रूप में हो और वहां का जो सरकार है, जो कार्यपालिका है, ये संसद ही होता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग होता है, विधायिका। तो विधायिका क्या होता है, जो संसद के सदस्य चुन करके जाते हैं तो वो विधायिका हो जाते हैं, क्योंकि वो विधि का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका क्या होते हैं, एग्जीक्यूट जो करवाते हैं, अर्थात मंत्रिमंडल। तो ये मंत्रिमंडल या कैबिनेट सरकार, ये तो दूसरा नाम है। उत्तरदायी शासन ये भी है। लोकतंत्र में
जो संसदीय शासन होता है, संसदीय स्वरूप होता है सरकार का, वो उत्तरदायी होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं बेरोजगार हूँ, तो हमें रोजगार देने का उत्तरदायी किसके पास है? सरकार के पास है। तो इसलिए ये क्या होता है? उत्तरदायी शासन होता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल भी इसको कहते हैं। नहीं कहते हैं तो क्या? राजशाही शासन। लोकतंत्र में राजशाही शासन हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। याद रखिएगा, लोकतंत्र में दो तरीके की चीज होती है। एक तो होता है लोकतंत्र, एक होता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र होता है, और एक होता है गणतंत्र। देखिए हमारा देश ये दोनों ही है, लोकतंत्र भी है, गणतंत्र है। लेकिन ब्रिटेन लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र का मतलब वो होता है कि उस राष्ट्र का या उस देश का राष्ट्राध्यक्ष क्या हो? वंशानुगत न होकर के निर्वाचन विधि के द्वारा हो। जैसे भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है, जबकि ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है? वहां का राजा होता है। और आपको पता है ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है, तो इसलिए वहां गणतंत्र नहीं है, जबकि वहां पर सरकार चुनी जाती है लोगों के द्वारा, तो इसलिए वहां लोकतंत्र है। लेकिन अपने पास राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, और संसद के जितने सदस्य होते हैं, हालांकि संसद का भाग राष्ट्रपति भी होता है, हमारा राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अतः हम ये कहेंगे कि राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, तो हमारा देश मतलब भारत गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन है 1935, 1939, 1940 और 1937। ये देखिए क्या है, फैक्ट है, ठीक है ना। तो अब देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय होगा, तो यह कब बना, कब स्थापित किया गया? तो 1937 में। ये अधिनियम 1935 के हिसाब से 35 को मत लगाइएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा? 1937 में, याद रखिएगा। ये इस अधिनियम के अनुसार 1 अक्टूबर, मैं ये डेट भी लिख देता हूँ, 1 अक्टूबर सन 1937 को स्थापित किया गया था, ठीक है। इसमें कुल 8 न्यायाधीश थे। कुल कितने न्यायाधीश थे मेरे भाई? 8 न्यायाधीश। कभी पूछ सकता है ये प्रश्न, तो आपको याद रखना है। आप चाहें तो नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना। 8 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। लेकिन जब ये मतलब भारत का संघीय न्यायालय बना, तो उस समय, जिस समय बना, प्रावधान तो 8 का था, लेकिन जब बना तो उसमें 3 की नियुक्ति हुई। नियुक्ति कितने की हुई? 3 ही नियुक्त हुए, ठीक है ना। 2 बातें याद रखिएगा कि जब भारत का संघीय न्यायालय स्थापित हुआ तो 1 अक्टूबर 1937 में हुआ। इसमें 8 न्यायाधीशों का प्रावधान था, लेकिन प्रथम नियुक्ति 3 लोगों की हुई थी, ठीक है। इसमें अगर एक देखिए, ये जो 3 लोग थे, इसमें पक्का है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 2 अन्य न्यायाधीश, ठीक है ना। और यह संघीय न्यायालय के अधीन होंगे, ठीक है ना। ये संघीय न्यायालय क्या होता था, जैसे भारत में जो न्यायालय है, तो ये आज सुप्रीम कोर्ट है, तो ऐसा स्वतंत्र नहीं था, इसके ऊपर भी था, जो कि ब्रिटेन में था, ठीक है ना। जो कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये संघीय न्यायालय था, ये आप पढ़ेंगे या फिर पढ़े होंगे तो पीवी काउंसिल होता था। काउंसिल, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। पीवी काउंसिल के अधीन होता था हमारा संघीय न्यायालय, जो कि ब्रिटेन में रहता था, पीवी काउंसिल, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपके लिए काफी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और बताइएगा कि कैसा क्लास लगा। कि ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, बस केवल आंसर बताते चला जाऊं, दोनों में से जो अच्छा लगे वो बताइएगा। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? इसका मतलब समझते हैं। संविधान का विकास के अलावा क्या प्रश्न पूछ रहा है? संविधान का स्रोत, समझ में आ रहा है। संविधान का स्रोत पूछ रहा है। अब स्रोत में क्या है? केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां किस देश से लिया गया है, ये आपको जवाब देना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। तो याद रखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा, ठीक है ना। बहुत सारे स्रोत हैं। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो भारत
कम से कम 52 संविधानों का अध्ययन करने के बाद, विभिन्न देशों के 52 संविधानों का अध्ययन करने के बाद अपना संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें से प्रमुख 10 देश ऐसे हैं जिनसे मूल रूप से हम चीज लिए हैं, जिसमें आयरलैंड है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है। तो इन देशों से, जर्मनी है, इन देशों से हमने क्या किया है, महत्वपूर्ण चीज ली है और इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप रिवीजन करके आइएगा कभी एक ही टॉपिक से, मतलब संविधान के स्रोत से ही एमसीक्यू बना करके मैं आपका टेस्ट ले लूंगा या फिर मैं क्या कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका से बार बार पूछता है, मूल अधिकार लिया गया है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं एक बात को लेकर के, लेकिन पहले मैं बता दूं यहाँ से हम क्या लिए हैं, समवर्ती सूची लिए हैं। और प्रस्तावना की जो भाषा है, लोग ऑस्ट्रेलिया से मानते हैं, बहुत सारे टीचर भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना का दर्शन लिया गया है, ठीक है। लेकिन आप गाइड देखिएगा, किताब देखिएगा तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का दिया है रहता है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा का मतलब होता है, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ऐसे ना। तो इस तरीके की शुरुआत अमेरिका में होती है। कहाँ होती है? अमेरिका में, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। तो इसलिए हम कहेंगे कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो हम अमेरिका से लिए हैं, लेकिन प्रस्तावना के जो दर्शन है, जो भावना है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और संघीय व्यवस्था कनाडा से लिए हैं, एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम से लिए हैं, मतलब ब्रिटेन से लिए हैं। तो इस तरीके से है, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? बार बार प्रश्न पूछता है, रटा गया होगा। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। दो चीजें होता है, एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है 1919, ठीक है ना, एक मार्ले मिंटो सुधार है। तो इसमें कंफ्यूजन रहता है, हमें भी रहता था, मार्ले मिंटो, ठीक है ना। ये कब आया था? ये 1909 में आया था, ठीक है ना। अब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये देखिए 1909 है और ये 1919 है। मैं ऐसे याद कर लिया था, 1 2, इसमें 2 लेटर है, इस शब्द में क्या 2 लेटर है, कम वाला है तो कम वाला आंसर। अब देखिए 1 2 3 लेटर है इसमें, चेम्सफोर्ड में भी 3 से ज्यादा है, तो ज्यादा वाला जब आएगा नाम, जिसका नाम बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, छोटा वाला नाम रहेगा तो छोटा वाला आंसर। मैं ऐसे ही पकड़ लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1919 होगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। चाहे अब थोड़ा बहुत करना है तो कोई मतलब नहीं है, ये फैक्चुअल के रूप में याद रखिएगा, फैक्ट के रूप में सवाल पूछा हुआ है तो आपको ये चीज याद रख लेना है। अब देखिए सवाल दिया है, कह रहा है कि के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। मूल संरचना समझते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है। जब आप बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो लगभग कम से कम 1-2 घंटा का लेक्चर पढ़ना पड़ेगा आपको। इसमें कितने वाद मतलब कितने केस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से बहुत सारे केस आएंगे। एक बेसिक स्ट्रक्चर से बहुत महत्वपूर्ण केस आता है 1973 का, थोड़ा ध्यान से उतर रहा है अभी, अगर दिमाग में आ गया तो मैं बता दूंगा। अप्रैल 1973 में था। फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर है आपका, क्या कह रहा है कि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो इसका जो आंसर है, समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, समता बनाम आंध्र प्रदेश। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको केसेस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा हाँ, देखिए केशवानंद भारती, वही चीज है कि याद नहीं आ रहा था, केशवानंद भारती, इनका भी संबंध बेसिक स्ट्रक्चर से है।
ये 1973 में ये क्या थे, एक मठाधीश थे, तो जमीन का जो अधिग्रहण किए थे अपने मठ के लिए, उससे संबंधित ये केसेस था। कभी डिटेल में बात करेंगे या फिर यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर पर बात आती है ये भी केशवानंद भारती की भी, ठीक है ना। देखिए समता क्या था, यहाँ समता बनाम आंध्र प्रदेश, समता किसी का कोई नाम नहीं था। जैसे आप क्या प्रदीप बनाम उत्तर प्रदेश, ये भी एक केस हो सकता है, ठीक है ना। नाम बनाम केस हो सकते हैं, प्रदेश हो सकता है, नाम बनाम संघ मतलब भारत सरकार के खिलाफ भी केस हो सकता है। तो समता क्या था, एक एनजीओ था। समता क्या था, ये एक एनजीओ था जो कि आंध्र प्रदेश में ही था। और यह समतावादी व्यवस्था की स्थापना के लिए क्या किया था कि मूल संरचना मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में अपनाने के लिए बोला था। क्या था इसमें कि जो आदिवासी थे, आदिवासी के अधिकार के लिए दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत मतलब अब जब बात करें हम तो आंध्र प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, कर्नाटक हुआ, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो दक्षिण भारत के आदिवासियों के लिए एनजीओ क्या था, समता। उस एनजीओ का नाम क्या था, समता। समता ने भारत सरकार के खिलाफ जो है सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दिया था, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में निर्णय सुनाया कि आदिवासियों की भूमि और वन भूमि को गैर आदिवासियों या फिर निजी कंपनियों को पट्टे के लिए नहीं दिया जा सकता। देखिए मतलब क्या था कि होता है ना, जैसे मानकर चलिए ये आदिवासी का क्षेत्र है, ठीक है ना। आदिवासी कहाँ रहते हैं मेरे भाई, तो ये जंगलों में रहते हैं। वो प्रकृति प्रेमी होते हैं। वो क्या होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं। वो इस प्रकृति से ही अपने जीवन का यापन करते हैं, भोजन इकट्ठा करते हैं। अगर हम यह किसी को मान लीजिए अडानी को दे दें तो ये पूरा जंगल क्या कर देगा, साफ कर देगा। जंगल साफ करके क्या बनाएगा, कोई इंडस्ट्रियल उद्योग बैठाएगा, कोई कंपनी बैठाएगा, और यहाँ से इनका तो जीवन खराब हो गया, खत्म हो गया, इनका पलायन हो जाएगा। अब इनके पास कोई स्किल भी नहीं, ये करेंगे तो करेंगे क्या, है कि नहीं। तो वही निर्णय आया। इससे क्या होता था कि आदिवासियों का जीवन जो है खतरे में पड़ रहा था। तो उस एनजीओ ने, समता ने क्या किया, आंध्र प्रदेश के खिलाफ मतलब राज्य के खिलाफ क्या कर दिया, एक केस कर दिया सर्वोच्च न्यायालय में। और यह केस कब किया गया था, 1997 में। हमने बताया ना 1997 में एक याचिका दायर कर दी, और बाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है 97 में कि अब आदिवासियों की जितनी भी भूमि है या फिर वन भूमि है, वन में भी रहते हैं, तो याद रखिएगा इसे गैर आदिवासियों का, गैर आदिवासी का मतलब अब आदिवासी के अलावा जितने लोग हैं, भूमि किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा, चाहे उद्योग के लिए, चाहे कंपनी के लिए, चाहे खनन के लिए, किसी भी प्रकार से दिया नहीं जाएगा। या तो आदिवासियों को दिया जाएगा या कोई सरकारी उपक्रम अगर लगाना है, सरकारी उद्योग लगाना है, किसके लिए, आदिवासियों की भलाई के लिए, तब दिया जाएगा। तो इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया भाई। मिलते हैं नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है ऑप्शन ए। कह रहा है ऑस्ट्रेलियाई संविधान, दक्षिण अफ्रीकी संविधान, कनाडा संविधान और ब्रिटिश संविधान। तो आपको याद होगा मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था कि जो संघीय शक्ति होती है, केंद्र सरकार, शक्तिशाली केंद्र वाला संघ सरकार, वो कनाडा से लिया गया है। तो यहाँ पर संविधान के स्रोत आपको अच्छे से पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इतने अच्छे से पढ़ने हैं कि एक एक प्रश्न आपको आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है मेरे भाई, तो शक्तिशाली केंद्र वाला संघ लिए हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। बाकी एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि भाई ब्रिटिश संविधान से क्या लिए हैं, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना का दर्शन लिए हैं, समवर्ती सूची लिए हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है
जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। देखो कितना बढ़िया बात कहा है और कितना जबरदस्त प्रश्न है। अब इतना डिटेल में न कोई पढ़ाता है न कोई पढ़ता है। जब एसआई का मतलब क्या है, पुलिस का 3 गुना कठिनाई मेरे भाई साहब। 2 स्टार कंधे पर रहेगा तो ऐसे ही नहीं रहेगा, 2-2 4 स्टार हो जाएंगे आपके पास और आप स्टार की तरह कैप लगाएंगे, उस पे जब बैच देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो उसके लिए आपको अपने आप को गलाना पड़ेगा। कितना डिटेल में क्वेश्चन दे रहा है आप देख लीजिए। मैं इसीलिए लाया हूँ यह प्रश्न कि आप अपने पढ़ाई में गहराई लाएंगे। देखिए प्रश्न है बी आर अम्बेडकर, मतलब ऑप्शन है गोपाल स्वामी अयंगर के मुंशी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो यह बात जो ये कोटेशन क्या कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे से जिनका सपना देखा था। यह जो कोटेशन है, यह जो बात है, वो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का है। ये देखिए कि फैक्ट है, ये फैक्ट आपको याद करने हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि इसमें कोई लॉजिक है, ये उन्होंने कहा जब संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान के प्रारूप समिति में ये जब थे तो यह बात उन्होंने कहा। तो यह आपको याद रखनी है, ये नोट बना के लिख लीजिएगा। सवाल आया हुआ है, याद रखिएगा जिनका जिनका कोटेशन है प्रस्तावना को लेकर के, संविधान सभा को लेकर के, आपको यूपीएससी में वो रट जाना है क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा का गठन कब हुई थी। ये देखिए बेहद आसान प्रश्न है और रटा रटाया प्रश्न है, तो मुझे लगता है इसको सभी लोग उड़ा देंगे। तो इसका आंसर डायरेक्टली हम कहते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है ना, क्या बोला है, देखिए संविधान सभा का बैठक कब हुई पहली बार तो 9 दिसंबर 1946 को ही हुई। क्लियर है, याद रखिएगा यह प्रश्न। और आपको पता है कि 2 दिन के लिए जो अस्थायी सदस्य बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ये तो सभी को याद ही होगा। सच्चिदानंद सिन्हा साहब बने थे क्या, अध्यक्ष बने थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। वो क्यों बने, क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग अर्थात सबसे अनुभवी थे, इसीलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। और यह बात जो है किसने बताई, देखिए फिर दिमाग से उड़ गया उनका नाम, फिर अगर आएगा याद तो मैं बता दूंगा। जेबी कृपलानी, ठीक है ना, कृपलानी साहब ने, वही है कि दिमाग से उड़ जाता है। कृपलानी साहब ने यह सुझाव दिया है कि सच्चिदानंद साहब बुजुर्ग भी हैं, अनुभव भी है इनके पास, और ये विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं, तो निश्चित रूप से इनसे बेहतर कोई हमें नहीं मिलेगा अध्यक्ष बनने के लिए। फिर उसके 2 दिन के बाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थापित कर दिया गया। अर्थात स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। मुझे लगता है इतना आपके लिए काफ़ी है और समझदार व्यक्ति के लिए इतना काफ़ी होता है। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। बताइएगा कैसा सेशन लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप बताएंगे कि ऐसे ही प्रश्न चाहिए तो मुझे टाइम लगेगा। मैं तो ये डेमो के लिए आज बना दिया हूँ, फिर मैं क्या करूँगा ऐसे ही सेट करूँगा, 15 से 20 क्वेश्चन करूँगा। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी बोलिएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तो भी बोलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।